नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। इस वक्त सुलगता सवाल यह है कि क्या कोरोना से तंगी में है दिल्ली सरकार। यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना खजाना खाली होने का दावा किया है और केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन के लिए ही 3,500 करोड़ रुपए चाहिए। दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। तो सवाल ये कि दिल्ली सरकार क्या कोरोना की वजह से तंगी में है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, बीजेपी से राजीव बब्बर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अभिषेक दत्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि पैसे नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली जो कोरोना मामले में तीसरे स्थान पर है, क्या ये तंगी कोरोना की वजह से पैदा हुई है? और अब जिस तरीके से वित्त मंत्री को दिल्ली सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, उस पर कोई रिस्पांस केंद्र सरकार का मांग को लेकर? देखिए, अभी कोई रिस्पांस केंद्र की तरफ से नहीं आया है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि कोरोना जब से आया है तब से आर्थिक परेशानियां दिल्ली में शुरू हुई हैं। लगातार दिल्ली सरकार इस बात की पक्षधर रही है जब लॉकडाउन चल रहा था कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ पाबंदियां रखी जाएं, इसके अलावा जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब खोल दी जानी चाहिए। वो शायद इसीलिए था कि दिल्ली में जो आर्थिक परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये चिट्ठी एक वित्त मंत्री ने, एक राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र के वित्त मंत्री को लिखी है, तो इस पर जवाब अभी सेंटर से आना बाकी है। जी, जवाब आना बाकी है। अब राजीव बब्बर, आपके पास आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आपदा राहत कोष के तहत आपने बाकी राज्यों को तो दिया, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया केंद्र सरकार ने, लेकिन दिल्ली को नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी 4-5 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली के लोगों की मदद करें। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अभी जो लॉकडाउन में जनधन खाते, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 690 करोड़ जनधन खातों में लोगों को दिए गए 500 रुपए महीने के हिसाब से। 836 करोड़ रुपए के मुफ्त सिलेंडर दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। 243 करोड़ की जो पेंशन है सीनियर सिटीजन की, विकलांगों की, दिव्यांगों की, वो सब दी गई। इसके साथ साथ 768 करोड़ रुपए का राशन प्रधानमंत्री जी की योजना से जो सब प्रांतों को दिया, वो दिल्ली को भी दिया। ये बात अलग है कि उस राशन को बांटने का काम भी दिल्ली सरकार ठीक नहीं कर पाई। तो पहली बात तो ये सीधी सीधी बेईमानी है कि केंद्र हमें कुछ दे नहीं रहा। पिछले 1 महीने से हमने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से पूछा कि जब आप टेलीविजन चैनल पर आकर बोलते हैं तो आपका इसका मतलब क्या है, और ये जो हमने केंद्र ने जो सपोर्ट किया है, दिल्ली के नागरिक भी तो भारत के नागरिक हैं, तो भारत सरकार ने जो सपोर्ट किया है उसके बारे में आप खुलासा क्यों नहीं करते? तो ये राजनीति जो कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। अजय कुमार जी, और इसमें जी आ रहे हैं आपके पास, राजीव जी आएंगे आपके पास। अजय कुमार जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अजय कुमार जी, बीजेपी तो कह रही है कि केंद्र मदद कर रहा है लगातार, और इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर लगाए जा रहे हैं तो वो राजनीति से प्रेरित है। देखिए, मैं सुन रहा था अभी हमारे बीजेपी के साथी के जो बयान, आप बातें आपके सामने वो रख रहे थे। एक विचित्र जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है ये जवाब है, क्योंकि आप अगर जनधन योजना में दे रहे हैं, मान लीजिएगा कि एक तो ये तो प्रदेश के, ये सिर्फ दिल्ली केंद्र सरकार के पैसे नहीं है तो आपने दे दिया, लेकिन सरकार चलाने के लिए, अस्पताल चलाने के लिए मनीष जी ने क्या कहा था
मनीष जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमको सरकार चलाने के लिए डॉक्टर का पैसा, इलाज का पैसा, बस चलाने के लिए, क्योंकि ये जीएसटी से लेकर के जो केंद्र और प्रदेश में जो बांटा जाता है उसके पैसे हैं। आप बोल रहे कि हमने राशन दे दिया, राशन तो आपने दे दिया, वो तो आपका फर्ज बनता है। हम बांट भी दिए तो दिल्ली ने 10 लाख को खिला दिया, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। उसके अलावा हमने दिया या नहीं दिया वो बात अलग। इतने हम सुनिश्चित कोशिश किए थे और रोज 10 लाख लोग को जो है खाना खिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे 2-2 बार, लेकिन वो अपने जगह पर है। लेकिन मैडम एक चीज बताइएगा कि सरकार चलाने के लिए क्या दिल्ली के डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं देना है क्या? क्या दिल्ली के जो है नर्सेस को, टीचर्स को, सरकारी कर्मचारी को, एक सेकंड मैडम मैं खत्म करना चाहूंगा कि पूरे देश में इन्होंने पैसे दिए और दिल्ली सरकार को अभी तक कोई 1 रुपए तक अभी जो केंद्र ने नहीं दिया। आप बोल रहे कि हमने डायरेक्टली दे दिया, तो आप डायरेक्टली दे दीजिए, डीटीसी को डायरेक्टली दे दीजिए, आप डॉक्टर को डायरेक्टली दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप केंद्र जो दिल्ली सरकार ठीक है, के आपकी आपत्ति है कि दिल्ली सरकार ने जब मांगा था तो दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए था। आर्थिक नहीं, और कैसे पैकेज जो दिया गया था उसमें दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए था। इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, जिसके आंकड़े राजीव जी बता रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं अजय जी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार से विज्ञापनों में खर्च होने वाली रकम पर सवाल पूछ लिया और दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। हाँ, सुनना तो है। मैं एक सवाल पूछा हूँ दिल्ली सरकार से, अभी 2 दिन हो गया। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने ट्विटर के माध्यम से, कि दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से मेरे 2 सवाल हैं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू से लेके आज 29 मई तक आपने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन में कितने रुपए खर्च किए। और दूसरा सवाल है, अस्पतालों में नए बेड्स, वेंटिलेटर्स पर कितना रुपया खर्च किया गया। ये पूरा 48 घंटा होने को आ रहा है, लगभग 2 दिन होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिए हैं। और आप अगर अखबार उठाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, पूरा 1 पेज का फ्रंट ऐड। और आपको दिल्ली के लोगों को बेड देना हो तो होम क्वारंटाइन हो जाइए। अब होम क्वारंटाइन में तो कोई खर्चा है नहीं सरकार का। केंद्र से आर्थिक मदद की मांग पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली की लोगों की मदद करें। तो ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। केंद्र से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली की मदद की जाए। तो सवाल यही उठ रहा है कि कोरोना से है क्या ये तंगी दिल्ली सरकार का दावा है कि उसे पैसे की जरूरत है, 5,000 करोड़ केंद्र मदद के तौर पर फौरन दे। हालांकि उन्होंने जरूरत बताई कि 7,000 करोड़ की है। राजीव, आप ही के पास इस सवाल के साथ कि अब ये भी सवाल मनोज तिवारी पूछ रहे हैं कि भाई बेड और वेंटिलेटर पर आपने कितना खर्च किया, विज्ञापन पर आपने खर्च किया, पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि भाई हमें जरूरत है क्योंकि जीएसटी का पैसा हमको नहीं मिला, जो कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन, वो भी हमारा कम हुआ है, इसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कम से कम ये तो स्वीकारा कि दिल्ली के लोगों की मदद हो रही है। और जो आपने ट्वीट की बात करी, जिस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि दिल्ली की लोगों की मदद कीजिए, तो वो केंद्र सरकार ने की है। ये सब आंकड़े अभी आपके सामने मैंने रखे और आपको पता भी है। दिल्ली के लोगों का ये भी अधिकार है, जो मनोज तिवारी जी ने कहा है, कि हम ये भी तो जाने, आप सरकार चला रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि सीएजी से ऑडिट करो, पूरे देश में सिर्फ मैं ही प्रॉफिट की सरकार चलाता हूँ, तो मेरे पास तो सरप्लस पैसा है। अब आपका जो सरप्लस पैसा है वो 60 दिन में कैसे खत्म हो गया, जरा ये भी बताइए, क्योंकि आप तो सरप्लस की बजट चला रहे थे। दूसरी बात ये है कि 22 तारीख से लेकर 22 मार्च से लेकर कल तक आपने अखबारों में अपना सुंदर चेहरा दिखाने के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, वो भी बताइए। ठीक है, तो पैसा अभिषेक दत्त, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक लंबी सरकार दिल्ली में चलाई है। आपसे मेरा सवाल ये कि जब इस तरह की कोई राहत पैकेज की मांग की जाती है, कोई मदद की मांग की जाती है, तो क्या हिसाब मांगा जाता है कि हिसाब दिया जाता है केंद्र को, उसके बाद ही राहत पैकेज दिया जाता है?
और ये जो 2 महीने के हालात कोरोना काल में पैदा हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये तंगी कोरोना की वजह से पैदा हुई है? देखिए, इन 2 महीनों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर पूरा एक्सपोज कर दिया है, उनके हॉस्पिटल्स को एक्सपोज कर दिया है, उनके बेड्स को एक्सपोज कर दिया है, उनके वेंटिलेटर सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। और जिस तरीके से केजरीवाल जी ने हमेशा एक बात रखी कि दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, 60,000 करोड़ का इन्होंने अपना इसका बजट बताया, और आज 2 महीने के अंदर केजरीवाल जी को इस तरीके से बात रखना। मैंने भी एक और डिबेट में सुना, ये बात कर रहे थे कि दिल्ली को पैसा नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली एक अकेली ऐसी स्टेट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप देखोगे तो सेंटर के जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, उनके 12,000 बेड्स हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके 10,000 बेड हैं। और दिल्ली सरकार के ऊपर सेंटर हॉस्पिटल्स के अंदर 3500 करोड़ की साल में। और अगर आप दिल्ली पुलिस की सर्विसेज देखोगे, हायर एजुकेशन की सर्विसेज देखोगे, जो दिल्ली एजुकेशन और जो दिल्ली के हम जो जितनी भी पेंशन दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के सेंटर देते, तो 18,119 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर खर्च करती है, जो किसी भी स्टेट में नहीं है। ये बेनिफिट ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट को मिल रहा है। और एक शेयर की बात करेंगे एक सेकंड में, दिल्ली को केवल 1.2% शेयर मिलता है उसके स्टेट की कैपेसिटी की वजह से। पर वो कह रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से दरअसल ये हालात पैदा हुए हैं। संजय सिंह क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी के सांसद, जरा वो सुन लेते हैं। क्या आप लोगों को लगता है, आप हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि केंद्र दिल्ली सरकार को जो उसका टैक्स शेयर है वो नहीं देता है, आर्थिक मदद नहीं करता है, बजट में प्रावधान नहीं देता है, क्या इस बार आपको उम्मीद है कि बजट में तो कई सालों से आप उठा के देख लीजिए, दूसरे राज्य सरकारों को देख लीजिए और दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली टैक्स देने के मामले में सबसे ज़्यादा, लेकिन पैसा केंद्र से पाने के मामले में बजट में जब हमारे लिए प्रावधान होता है तो 325 करोड़ रुपए, ऊँट के मुंह में जीरा। और अभी आप इस कोरोना संकट के समय में भी देखिए, 17,500 करोड़ रुपए राज्यों को बांटा गया, उसमें 17.5 रुपए भी दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ये एक बड़ा संकट का समय है। हम कोरोना केसेस के मामले में तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं और दिल्ली की सरकार लगातार बेहतरीन काम कर रही है इस संक्रमण से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आप देखिए कि चाहे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम हो, 10,000 बेड करने का इंतज़ाम हो, प्लाज्मा थेरेपी की विधि अपनाने का इंतज़ाम हो, 1 करोड़ लोगों को राशन देने का इंतज़ाम हो, 10 लाख लोगों की दोनों वक्त की रसोई चलाने का इंतज़ाम हो, 5-5 हज़ार रुपये मज़दूरों के और ऑटो वालों के खाते में देने की बात हो, या फिर पेंशन 2 गुना देने की बात हो, हर स्तर पर सरकार काम कर रही है। राजीव जी, बड़ा आरोप कह रहे हैं कि सिर्फ हाल फिलहाल का मसला नहीं है, इससे पहले भी लगातार हम मदद की मांग करते रहे लेकिन कभी मदद नहीं मिली, और कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ गया है बहुत ज्यादा। देखिए, बहुत स्पष्ट, बिल्कुल साफ हो गया कि ये झूठी स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला, और मैंने अभी आपको गिनवाया किन किन हेड में पैसा चला गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझने की है, जो अभी मेरे मित्र ने भी कही, बाकी राज्यों से जब आप तुलना करते हो तो बाकी राज्यों की पुलिस की तनख्वाह कौन देता है? राज्य देते हैं। वहां अगर लैंड का मैनेजमेंट करना है तो कौन करता है? राज्य करते हैं। यहाँ सारा खर्चा केंद्र उठाता है, केंद्र के हॉस्पिटल के सारे खर्चे केंद्र उठाता है, उसके वेंटिलेटर केंद्र करता है, उसके बेड केंद्र करता है, उसके डॉक्टर की तनख्वाह केंद्र देता है। तो भाई, ये जो आपको मिल रहा है उसको क्या आंख बंद कर लोगे आप? अजय कुमार, जवाब दीजिए। आपका मैनेजमेंट फेल किया है, क्योंकि आप लोगों से झूठ बोल रहे थे उस समय, क्योंकि चुनाव जीतना था, तो आप बता रहे थे। अजय कुमार जी, राजीव जी कह रहे हैं कि कई खर्चे तो केंद्र ही उठाता है। तो वो तो सबके सामने है, ये तो मतलब सामने दिख रहा है, इसमें कोई किसी को कोई चीज डिनाई नहीं कर सकता है। अजय, आप राजीव जी को सबको गणित समझाना पड़ेगा। पहले तो हमारा 70,000 का बजट, जो 70,000 करोड़ का बजट है, उसमें तो दिल्ली पुलिस उसमें शामिल नहीं है, ना तो बाकी। आप तय कर लीजिए, वो 60,000 करोड़ कह रहे थे संजय भैया, आपने 70,000 कर दिया। वो आपके नेता अभी 60,000 करोड़ कह रहे थे भाई। आप बोलने तो दीजिए ना, पहले सुन। नहीं, पर आप ही के नेता 60,000 करोड़ कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। मैंने कहा कम से कम अपने नेताओं से तो कम से कम तालमेल बना लीजिए। टीवी में चिल्लाने की आदत आप लोग की आदत है। 10,000 करोड़ रुपए तो यही एक्स्ट्रा आ जाएंगे भाई, फिर पैसे नहीं चाहिए होंगे आपको। करा दीजिए ना इनको। 10,000 करोड़ तो आपने अभी एक्स्ट्रा बता दिए ना। नहीं होता है, आप शांत हो जाइए। राजीव जी सुन तो लीजिए। मैं तो शांत हूँ, पर आपने जो कहा उसको ठीक कर रहा हूँ। अरे सुनने का क्षमता रखिए राजीव जी। रखूंगा, आप बताइए, कहिए, आप कहिए। पहली बात क्या है कि ये
हमारे बजट में ना तो दिल्ली पुलिस है या अस्पताल के खर्चे हैं। आप बताइएगा। चलिए पिछले ठीक है आप सभी का शुक्रिया, वक्त की कमी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते आगे। विजयवाड़ा शहर में गैंगवार की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां सरेआम 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के पटामाटा इलाके में जमीन के कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। यानामाला कुद्दूरू इलाके की जिस जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उस जमीन को लेकर दोनों गुट पहले बातचीत करने पहुंचे, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों ही के बीच झगड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों तरफ के लोग हथियारों के साथ एक दूसरे से भिड़ गए। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मेंढर सेक्टर में अचानक से आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई और बताया गया कि ड्राइवर नदी के किनारे गाड़ी को खड़ी करके उसको धो रहा था और इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में गाड़ी आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी काफी दूर तक बहती चली गई। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त गाड़ी नदी के बहाव में बही उस वक्त गाड़ी के भीतर कोई मौजूद नहीं था। जम्मू कश्मीर के मेंढर की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से एक गाड़ी जो कि तेज बहाव में बहती चली गई। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि इस गाड़ी में कोई सवार नहीं था जब यह हादसे का शिकार हुई। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव था नदी का और ऐसे में ये गाड़ी काफी दूर तक बहती चली गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में मारपीट हुई। बताया गया कि विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच बमबाजी भी हुई जिसमें इलाके के कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हालात बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हंगामा करे लोगों को काबू में किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। हुगली जिले के हरिपाल थाना परिसर में ही तृणमूल और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हो गए। तृणमूल और बीजेपी समर्थकों की इस झड़प में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हरिपाल के खामारचंडी ग्राम में वर्चस्व की लड़ाई के लिए तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच ये भिड़ंत हुई। घटना के समय आरामबाग जिला बीजेपी के अध्यक्ष विमान बोस हरिपाल थाने में पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। तभी स्थानीय पंचायत प्रधान के नेतृत्व में तृणमूल के लोग भी थाने पहुंच गए। उसके बाद दोनों ही गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली के पास फरीदाबाद में कार बारिश की वजह से जमा पानी में रेलवे के अंडरब्रिज में फंस गई। कार में बैठे लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। इसके बाद एक ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। कार में बैठे लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। फरीदाबाद में किस तरीके से ट्रैक्टर की मदद से इस कार को निकाला गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार पानी में फंसी हुई थी। दरअसल दिल्ली के पास फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। एक कार बारिश की वजह से जो पानी जमा हुआ था उसकी वजह से फंस गई थी, रेलवे के अंडरब्रिज में फंस गई थी। कार में लोग बैठे भी हुए थे। हालांकि काफी मुश्किल के बाद ये लोग बाहर निकल सके। इसके बाद ट्रैक्टर को बुलाया गया और ट्रैक्टर की मदद से इस कार को इस तरीके से बाहर निकाला गया। कार में जो लोग बैठे थे गनीमत रही कि वो वक्त रहते ही सुरक्षित बाहर निकल आए। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,82,143 तक जा पहुंचा है और अब तक 86,984 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 5,164 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत में इस वक्त 89,995 एक्टिव केस हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में 8,380 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जो अब तक का 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 65,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां 18,549 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो चुका है और 5वें नंबर पर है राजस्थान।
जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,617 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, जहां कोरोना के मरीज 17,70,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 4,98,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,96,000 के पार जा पहुंची है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,74,000 से भी ज्यादा है और 5वें नंबर पर आता है स्पेन, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,228 है। बालाकोट में पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ते हुए अमेरिका की 2 मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट और मेंढर सेक्टर के गांव में ऐसी कई मिसाइलें दागी गई। ये मिसाइलें अमेरिका से खरीदी गई हैं, जिनकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर दूर तक है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के धमाके से इलाके में काफी नुकसान हुआ है। मेंढर के गांव गलोड में इसी मिसाइल से एक घर पूरी तरीके से तबाह हुआ और एक नागरिक बुरी तरह से जख्मी। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को देखते हुए 15 जून से स्कूल शुरू करने पर सहमति बनी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी बड़े शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों और शिक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस दौरान स्कूल खोले जाने पर सहमति बनी। बताया गया कि जहां पर कोरोना के केस नहीं है, वहां पर भी संभव हो वहां पर 15 जून से स्कूल खोले जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में खुल सकते हैं स्कूल। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्कूल खोलने पर फैसला हो सकता है। कोरोना के केस जहां पर नहीं है, वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। 15 जून से स्कूल खोलने पर महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, बल्कि मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया है। तो महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया। उद्धव सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने का यह बड़ा फैसला। आपको यह भी बता दें कि कोरोना मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र इस मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है, जिसके मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। 30 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। गाजियाबाद में आईएएस अधिकारी रानी नागर और उनकी बहन पर हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रानी नागर ने अपने और अपनी बहन के ऊपर हमले का आरोप लगाया था। पुलिस की माने तो रानी नागर और उनकी बहन के साथ एक शख्स ने मारपीट भी की थी और इस मामले में केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 30 मई की रात में स्थानीय पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली रानी नागर और उनकी बहन वहां पे घूम रहे थे, तो उनकी बहन के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट किया था, हमलावर हो गया था। इस सूचना पे मुकदमा दर्ज करके थाना कोतवाली में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दावत दी है। उन्होंने कहा कि एक समोसा और आम की चटनी बनाई है और अब वो इसे आपके साथ साझा करना चाहते हैं। अपने ट्वीट में स्कॉट मॉरिसन ने लिखा, पीएम मोदी शाकाहारी हैं और इसी हफ्ते वीडियो लिंक के जरिए उनसे मुलाकात करके उनके साथ समोसा और चटनी साझा करना चाहूंगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जवाब दिया कि हिंद महासागर से जुड़े हुए भारतीय समोसे से एकजुट। पीएम स्कॉट मॉरिसन, समोसा बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक बार कोरोना पर निर्णायक जीत हासिल कर लें, उसके बाद हम साथ में समोसे खाएंगे। 4 जून को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। देश में चल रहे कोरोना संकट से निपटने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज में कम लागत वाली पीपी किट बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह किट दादर और नागर हवेली के सिलवासा में मौजूद फैक्ट्री में बनाई जा रही है। चीन से मंगाई जाने वाली किट के मुकाबले ये किट 1/3 कम खर्च पर तैयार हो रही है। इसकी लागत करीब 650 रुपए है। फैक्ट्री में रोजाना करीब 1 लाख पीपी किट तैयार की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ वक्त पहले आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। कंपनी का दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में पीपी किट उपलब्ध करवाने से कोरोना से लड़ाई में मदद मिलेगी।